सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा छठी का हिंदी व्याकरण लेकर आए हैं। हम इसका दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 का अध्ययन भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण, इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में कर लिया था और आज हम वर्ण विचार पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में वर्णों के बारे में बताएंगे। वर्ण जो होते हैं, जब हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जब हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है, उन ध्वनियों को चिन्हों के रूप में हम लिखते हैं, उनको चिन्ह का रूप देते हैं और वही जो चिन्ह होते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जो चिन्ह के रूप में हम लिखते हैं वही हमारे लिए वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम वर्ण, हमारे मुख से ध्वनि निकली अ, क, प, च, ये मुख से निकलने वाली ध्वनि है और इनको हमने जो चिन्ह का रूप दिया है, जिस तरह हमने उनको लिखा है, ये अलग अलग वर्ण कहलाते हैं। ये सभी क्या है? वर्ण। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर शब्द ले लिया चिड़िया, तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। च प्लस ई प्लस ड प्लस, इसमें हलन लगेगा, प्लस ई प्लस य प्लस आ। इस तरह हम इनके टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ण हैं क, अ, प, च, इनके कोई भी हम टुकड़े इनको नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण जो होते हैं उनको बहुत सारे, हिंदी में बहुत सारे वर्ण हैं और इनको एक व्यवस्थित रूप में रखा गया है, एक क्रम में रखा गया है। उनको व्यवस्थित क्रम में जमा कर रखने की व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला में बहुत सारे वर्ण हैं और उन वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार से वर्णों की व्यवस्था की गई है और उसमें स्वर और व्यंजन, 2 प्रकार से स्वरों और व्यंजनों के हिसाब से वर्णमाला में वर्णों को विभाजित किया गया है। हम सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। हम जब अ से अह तक पढ़ने जाते हैं, अम और अह, इसमें हम स्वरों में गिनती में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये वर्ण नहीं है, ये स्वर नहीं है। वर्ण है लेकिन ये स्वर नहीं है, क्योंकि ना तो ये स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं। इसलिए इन्हें अयोगवाह किया जाता है, कहा जाता है। अयोगवाह अम और अह होते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में अम, म का उच्चारण होता है, अह, ह का उच्चारण हो रहा है। इसलिए ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन, इनकी संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ठ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इस तरह 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें च, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों को मिलकर बनते हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। ड और ढ, ये द्वित्व गुण
गुण वाले व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें द्वित्व गुण व्यंजन में रखा गया है। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण पढ़े हैं हमने, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। अब स्वर को भी हमने 3 भागों में बांटा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जो स्वर का उच्चारण कम समय में होता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बहुत कम समय में हमारे मुख से जो प्राणवायु निकलती है उसके साथ जो स्वर निकलते हैं और बहुत कम समय लेते हैं, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और ऋ, ऋषि का। ये 4 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं, उसमें से ह्रस्व स्वर जिनको उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अलावा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें बहुत समय लेना पड़ता है, वो दीर्घ स्वर है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं और इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। फिर आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये जो होते हैं, इनके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगता है। जब ऐसे वर्ड जब उच्चारण में ज्यादा समय लगता है तब उसे प्लुत स्वर कहा गया है, जैसे ओम। तो स्वरों को दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लग रहा है, तो वहां पर प्लुत स्वर होता है। इसका बीच में एस या टी इस तरह का साइन लगा होता है, ओ, ये प्लुत स्वर है। अब हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है। जब हमारे मुख से कोई वर्ण निकलता है और व्यंजन निकल रहा है, तब वो मुख से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ 5 जगह से हमारा वर्ण स्पर्श करते हुए मुख के बाहर आता है। 5 जगह स्पर्श करते हुए वो आता है, तब वहां पर स्पर्श व्यंजन होता है। इसमें क वर्ग को रखा गया है। स्पर्श व्यंजन में 5, इनकी संख्या 25 है और इसके क वर्ग में कंठ से निकलने वाले क, ख, ग, घ, ण, च वर्ग तालु से जो निकलते हैं, तालु को छूते हुए निकलने वाले च, छ, ज, छ, य। ट वर्ग के जो कि मूर्धा, जो थोड़ा और ऊपर आकर छूते हुए निकलते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग दंत से, दंत को स्पर्श करते हुए निकलते करने वाले वर्ण हैं, त, थ, द, ध, न। इसके अलावा प वर्ग जो कि होस्ट को स्पर्श करते हैं, होंठों को स्पर्श करके जब निकलते हैं, वो हैं प, फ, ब, भ, म। इस तरह इनकी संख्या 25 बताई गई है और ये हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होस्ट का स्पर्श करते हुए निकलते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। जब उच्चारण में जीभ मुख से किसी भाग की पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, जब हमारे मुख अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, उनको वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ है जो मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, वहां अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन
वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब मुख से हमारे कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, उस समय उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है, श, श, स और ह। श, श, स और ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसमें ड और ण द्विगुण व्यंजन होते हैं। जो ड और ण हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। जैसे हम पेड़, पेड़ शब्द के पीछे जाते हैं, द्विगुण व्यंजन। ऐसे ही बढ़ई, बढ़ई, कड़ई, तो इसमें बीच में आते हैं या अंत में आते हैं, ये आरंभ में शब्द नहीं आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं, संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे श, श बना है क प्लस श, इनके मिलने से श क्षत्रियता बनता है। तो ऐसे वर्ण जब 2 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, श, त्र, य और श्र। त और र मिलके त्र बनता है, त्र, त प्लस र, त्र। ज और य मिलके य ज्ञानित बनता है और श और र मिलकर श्र, श्री वाला श्र बनता है। और इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जो कि ऐसा व्यंजन जब एक पूर्ण व्यंजन होता है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। स्वर रहित व्यंजन जैसे कि यहाँ पर स्वर रहित त और स्वर सहित अ, जिसके उच्चारण में हमने स्वर का सहारा लिया है और यहाँ पर हमने स्वर हटा दिया, इसलिए इसके नीचे हमने हल का निशान, हलंत का निशान लगा दिया, मतलब कि इसमें स्वर हट गया है। तो जब इन दोनों को मेल से त में आधा त जुड़ा हुआ है और इससे बनने वाला शब्द है पत्ता। ऐसे शब्द जो स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे त और त, पत्ता, गत्ता, सत्ता। च, आधा च में पूरा च जुड़ा हुआ है तो बच्चा, कच्चा आदि। आधा ल में पूरा ल जोड़ेंगे तो बल्ला, छल्ला, गल्ला। ऐसे शब्द का हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब है अयोगवाह। ऐसे शब्द जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इनको हम बोलते हैं अयोगवाह। इनमें 2 वर्ण अ और अह आते हैं, अ और अह। ये ना तो स्वर है और न व्यंजन, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अम को हम अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण नाक से होता है। इनके चिन्ह होते हैं जैसे अम, तो इसका चिन्ह होता है अनुस्वार जिसे कहा जाता है और इसकी एक बिंदु, इसका चिन्ह होता है। जैसे हमने लिखा पंखा, तो इसमें हमने प में अम की मात्रा लगाई है। उसी प्रकार अह, अह जो होता है इसका जो विसर्ग होता है, इसकी वर्ण के पीछे विसर्ग लगाया जाता है। जैसे प्रा, प्रातः। और अ के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगाते हैं तो उसे कहते
अनुनासिक। अनुनासिक इसका मुख और नाक दोनों से ही उच्चारण होता है। जैसे हमने लिखा कुआं, ये अनुनासिक इसमें लगाया है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वो होते हैं जो व्यंजन दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, इसलिए उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे उर्दू, फारसी, अरबी भाषा से फ, ज, ये फ में नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ज में नुक्ता लगा है, इसलिए इन्हें फ, ज, इनका उच्चारण इस तरह किया जाता है और ये आगत व्यंजन है। जैसे लिफाफा, फौरन, फिजूल, ऐसे शब्दों में जिन व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, फ का प्रयोग किया गया है, वो आगत व्यंजन है। ज, जहाज, कमजोर, कमजर्फ, तो ये ज जो है वो भी आगत व्यंजन है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा से भी अ पे चंद्र लगा हुआ है, इसमें बिंदु नहीं आती है, सिर्फ चंद्र। आ के ऊपर चंद्र लगा होता है, आ के ऊपर जब चंद्र लगता है तो उसका उच्चारण अ की तरह किया जाता है और ये अंग्रेजी भाषा से आया है, इसलिए ये भी आगत व्यंजन है। जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज, इस तरह ये आगत व्यंजन होते हैं। तो अभी तक हमने वर्ण विचार में वर्ण के बारे में पढ़ा है। वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये इसे ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, उसका लिखित रूप जो होता है वो वर्ण कहलाता है। वर्ण जो होते हैं वो उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो सबसे भाषा की छोटी इकाई है। इसी प्रकार वर्णों को जो व्यवस्थित क्रम में जमा कर हम जब रखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो रूप पढ़े हमने, स्वर और व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसी प्रकार व्यंजन के भी तीन प्रकार पढ़े हमने, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा हमने संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन का भी अध्ययन करा और उसमें अयोगवाह जो अम और अह होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, जो कि न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। और फिर हमने आगत व्यंजन जो कि हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से कुछ व्यंजन आए हैं उनका अध्ययन किया, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। अब हम स्वरों की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षा में, तो तब तक आप इनका अध्ययन कीजिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।